हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं यूवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूवी लर्न। हमारा आज का विषय है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के बारे में। हम इस विषय पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है, विटामिन से होने वाले रोग और उसके वैक्सीनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा है मनुष्य के शरीर में जैविक क्रियाओं, जिन्हें कि बायोलॉजिकल फंक्शन कहा जाता है, उनके संचालन के लिए कि वो सही तरीके से काम करते रहें, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, जो भी हम खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहा जाता है। जो भी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए, मरम्मत का मतलब है टाइम पर हमारी बॉडी वीक होती जाती है, उसको एनर्जी देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जो भी पदार्थों की ज़रूरत होती है, उन्हें पोषक पदार्थ कहा जाता है या न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, न्यूट्रिशन एक ऐसी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने की सहायता से अपनी लाइफ को सपोर्ट करता है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है: इंजेशन, खाने को खाना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसको सोखना, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, उसको फर्दर सिंथेसाइज करके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, कैटाबॉलिज्म, और एक्सक्रीशन मतलब उसको बॉडी से थ्रो आउट कर देना। ये सभी प्रोसेसेस न्यूट्रिशन के अंडर आती हैं। 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अभी हमने हिंदी में पढ़े थे, इन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जाता है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स 3 तत्वों का गठन है, 3 एलिमेंट्स मिला के बना है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है ये। इसका जो 1 ग्राम है, अगर आप खाते हैं तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 ग्राम 4.1 कैलोरीज के बराबर होता है। ठीक है। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी जो भी आप फूड इंटेक करते हैं उसकी एनर्जी को नापने का एक ज़रिया है। कैलोरी किस फॉर्म में नापा जाता है? किलो कैलोरी, KCAL। तो 1 ग्राम जब आप फूड खाते हैं तो उसके अंदर कितने किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट होता है? अगर वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है तो 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। यह वसा और प्रोटीन की तुलना में बेहतर ईंधन है, मतलब कि ये फैट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो कि हमें ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, उसको हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट में होती है। इसी वजह से ये फैट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास क्या ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडेशन करने में हमें हेल्प करती है। ये हमें किस किस चीज़ को खाने से मिलता है? गन्ना, दूध, अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का सब आते हैं। ठीक है। गन्ने से हमें सुक्रोज मिलती है। ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे सुक्रोज कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जाके जो गन्ना है वो किस में चेंज हो जाता है? सुक्रोज में। सुक्रोज एक तरह की शुगर है, चीनी है, क्योंकि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को भी ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर ही कहा जाता है। तो शुगर केन क्या बन गई? सुक्रोज। मिल्क किस फॉर्म में होता है? लैक्टोज की फॉर्म में। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये हैं कैलोरीज, जो अभी हमने पढ़ा ना कि 1 ग्राम में कितनी थी? 4.1 KCAL थी कार्बोहाइड्रेट्स में। तो एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड को बोलते हैं कैलोरीज, उसको नापने की जो इकाई होती है। एक नॉर्मल एक्टिव एडल्ट को कितनी चाहिए होती है? 2000 से 2500 तक चाहिए होती है डेली बेसिस पे। कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कितनी होती है? 4 कैलोरीज। ये अप्रॉक्सीमेट, अभी मैंने आपको बताया था 4.1 और 4, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये जो है एक अप्रॉक्सीमेशन सा है। ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, प्रोटीन के 1 ग्राम में भी 4 कैलोरीज, बट जो फैट होता है वो परसेंटेज वैल्यू में ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर आप 1 ग्राम ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 9 कैलोरीज मिल रही हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ऑलमोस्ट 2.25 ज़्यादा गुना है। और विटामिन और मिनरल्स को कैलोरीज में नहीं नाप सकते। देखिए, शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। उसके बाद किससे मिलती है? फैट से, और उसके बाद प्रोटीन से। बट अगर परसेंटेज में देखा जाए, देखिए यहाँ लिखा है कि परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है? फैट से, क्योंकि ये 1 ग्राम में 9.3 दे रहा है और ये वही 1 ग्राम में 4.2 दे रहा है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम 1 ग्राम में कितना दे रहा है? 4.1। तो अकॉर्डिंग टू अगर परसेंटेज देखेंगे तो फैट हमें सबसे ज़्यादा दे रहा है, देन हमें प्रोटीन दे रहा है, और उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। मगर आप इस शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, और ओनली परसेंटेज की फॉर्म में तो फैट। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप दोनों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन मसल्स के निर्माण, हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें किस किस चीज़ से प्रोटीन मिलता है? अंडा, मछली, मीट और बीन्स इसमें शामिल हैं। देखिए, प्रोटीन इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन पहले ब्रेकअप हो जाता है एमिनो एसिड्स में, और फिर वो डाइजेशन, मतलब वो पचता है। पहले प्रोटीन क्या बनता है? अमीनो एसिड्स में चेंज होता है, और फिर उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह की शुगर है, ऐसे ही प्रोटीन एक तरह के एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कैरेटीन। आपने बहुत सारे शैम्पूज देखे होंगे जिन पे लिखा होगा कि कैरेटीन का शैम्पू है, जो कि हमारे बालों, नाखूनों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो कैरेटीन एक तरह से क्या है? वो एक प्रोटीन का टाइप है। देखिए, कुछ डिशीज़ हैं जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती हैं। सबसे पहले है मैरस्मस और दूसरी है क्वाशियोरकर। दोनों बिल्कुल सेम टाइप की डिशीज़ हैं, कोई इनमें मेजर डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है बस कि ये तो अंडर 1 ईयर ऑफ एज, जो बच्चा 1 साल से छोटा होगा उसको होगा, और ये 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे को होगा। दूसरा डिफरेंस इनमें इसमें ये है, सेकंड डिफरेंस जो है कि ये ओनली प्रोटीन की कमी से होती है, जो क्वाशियोरकर है, और जो मैरस्मस है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों की ही कमी से होती है। ठीक है, तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है इनके, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, एक वर्ड है वीनिंग। ये अभी मैंने आपको जो 2 बीमारियां कराई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं उसकी डेफिनेशन कराऊंगी, तो आपको समझना ज़रूरी है कि वीनिंग क्या होता है। जैसे कि देखिए, लिखा हुआ है वीन। वीन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिप्राइव इन्फेंट। इन्फेंट कौन होते हैं? छोटे बच्चे। और यंग मैमल, यंग मैमल मतलब छोटे जानवर, ऑफ मदर्स मिल्क। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको एकदम से अलग कर देना, मतलब माँ का दूध छुड़ा देना। जैसे कि कुछ माएँ होती है जो 6 महीने तक बच्चों को दूध पिलाती है, कुछ 1 साल तक पिलाती है, कुछ 2 साल तक भी पिलाती हैं। तो बच्चों का दूध छुड़ाने को एक तरीके से वीनिंग बोलते हैं, बट ये इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं हुई। जैसे कि अलग करना, दूध छुड़ाना, विषय विमुख करना, अपने बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर करना, उसको अकेला रहना सिखाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आप एक सूटेबल फूड, अगर आप मान लो बच्चे का दूध छुड़वा रहे हो तो उसके बदले में उसे कुछ खाना भी तो दोगे। बच्चा 6 महीने तक कुछ नहीं खाता ना। जब आप उसका दूध छुड़वा रहे हो तो आप उसे दूध के बदले में कुछ खाना पीना तो सिखाओगे ना। उसी प्रोसेस को वीनिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वर्ड है वीनिंग, वीन्ड आउट, इसलिए मैंने आपको इसका मतलब बताया था ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने एक बीमारी पढ़ी क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर ये जो बीमारी है एक प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ये देखो, ये नॉर्मल बच्चा होगा तो ऐसा दिखेगा, और क्वाशियोरकर होगा तो ऐसा दिखेगा। ये किन में पाई जाती है? सीन व्हेन द चाइल्ड इज वीन्ड आउट। वीन्ड आउट अभी हमने पढ़ा ना कि जब माँ बच्चे को दूध छुड़वा देती है या फिर उसको कुछ और अलग खाना सिखाती है, उसे वीनिंग बोला जाता है। कैसे? अर्ली, बहुत जल्दी, मतलब बच्चा 6 महीने का होते ही या तो छुड़वा दिया, मतलब जिस टाइम पे छुड़वाना चाहिए था उससे पहले। गिवन फूड, जो उसको खाना दिया गया वो हाई कार्बोहाइड्रेटेड था। हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और प्रोटीन कम था उसमें।
जब भी हम खाना खाते हैं उसमें सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इतना ही कार्बोहाइड्रेट, इतना ही फैट, प्रोटीन, बट इन सब चीज़ों का ध्यान नॉर्मल लाइफ में कोई नहीं रख पाता, उनको इतनी नॉलेज या ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने बच्चों को ऐसा खाना दे दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत लो है, तो उस बच्चे को कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्वाशियोरकॉर, जो कि एक तरह की प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन, ग्रोथ क्या होती है, बहुत धीरे हो जाती है। बॉडी पार्ट स्वेल, जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। मस्कुलर डेवलपमेंट इज लेस, जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे धीरे, जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगी, ठीक है। चाइल्ड बिकम्स लेथार्जिक एंड लूजेज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, जो बच्चा है वो बहुत आलसी हो जाएगा और उसे कुछ करने का मन नहीं करेगा। स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन जो है धीरे धीरे सूखी पड़ने लग जाएगी। हेयर बिकम्स थिन, हेयर बहुत थिन होने लग जाएंगे। फ्रेगवेंट डायरिया, डायरिया एक तरह का जैसे दस्त होता है ना, डिसीज़ है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, वो फ्रेगवेंटली होने लग जाएगा। इम्पेयर्ड एपेटाइट, बच्चे को खाने पीने का मन नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम क्वाशियोरकॉर के हैं। नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती जो डिसीज़ हमने पढ़ी थी, मैरेस्मस। मैरेस्मस कॉज्ड बाय प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं कुपोषण, ठीक है। ये कुपोषण की बीमारी है, प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण की बीमारी है, ठीक है। इसमें भी सेम, चाइल्ड इज वीन्ड आउट अर्ली, बच्चे को बहुत जल्दी आपने दूध छुड़वा दिया एंड गिवन डाइट लो इन प्रोटीन, आप उसको ऐसी डाइट दे रहे हो जो प्रोटीन में लो है और कार्बोहाइड्रेट में भी लो है, ठीक है, सभी में लो है। व्हेन द मदर इज़ वीक, जब मदर वीक होती है ड्यू टू रिपीटेड चाइल्ड बर्थ, एक से ज़्यादा बच्चे लगातार करने से जब माता कमज़ोर होती है, उस टाइम पे जो बच्चा उन्होंने किया है उस बच्चे को मैरेस्मस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये कैसी डेफिशिएंसी है, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सबकी कमी होती है, उस बच्चे में डेफिशिएंसी होती है। बॉडी वेट 60% कम हो जाता है, जो होना चाहिए उससे 60% कम इसका बॉडी वेट होता है। बहुत पतले हाथ पैर होते हैं, रिब्स दिखाई देती हैं, ये सब इसके लक्षण हैं। अब हम पढ़ेंगे फैट के बारे में, जिसे हिंदी में वसा कहा जाता है। देखिए, फैट जो है प्रोवाइड ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी कितनी थी, 4.1 kcal, इससे ट्वाइस मतलब 2.25 टाइम्स ज़्यादा फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए परसेंटेज वैल्यू में ज़्यादा होता है। आप अगर इसे कम भी खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाएंगे तो भी इसके बराबर ही मिलेगी। ये एक आरक्षित खाद्य पदार्थ है। आरक्षित खाद्य पदार्थ का मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि हम रिजर्व में चीज़ें रखते हैं ना, कि अगर हमारे शरीर को खाना नहीं मिला काफ़ी टाइम तक भी, 2 दिन तक भूखा रहना पड़ गया, जैसे जो लोग फास्ट रखते हैं तो बाद में उनका जो फैट होता है वो एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम आता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है, लिवर में, ठीक है। अतिरिक्त वसा जिगर में संग्रहित किया जाता है और किस फॉर्म में किया जाता है, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स याद रखना, तीनों अलग अलग जो आए थे। कार्बोहाइड्रेट के साथ हमने पढ़ा कि कौन सा वर्ड आया था, शुगर। प्रोटीन के साथ एक वर्ड आया प्रोटीन के साथ अभी हमने पढ़ा था, एक वर्ड आया था क्या, एमिनो एसिड्स। और फैट के साथ एडिपोज टिश्यू। अब पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मानव शरीर को अकार्बनिक रासायनिक तत्वों, ये सब तो कार्बनिक तत्व थे क्योंकि इनमें कार्बन थी ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ऐसे अकार्बनिक रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है जिन्हें खनिज कहा जाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है इसका ध्यान रखेगा, सामान्य कामकाज का ध्यान रखेगा। उनकी आवश्यकताओं के आधार पर इसे 2 चीज़ों में बांटा गया है, कैसे, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, मतलब सूक्ष्म तत्व और बड़े तत्व। मैक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो 1 ग्राम से अधिक हमें चाहिए होते हैं खाने में, और सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं, जो 1 ग्राम से कम चाहिए होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी नीड्स इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स कॉल्ड मिनरल्स, जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है, जो कि हमारी नेसेसरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारी फंक्शनिंग को देखते हैं। तो इसके बेसिस पे 2 भागों में बांटा गया, मैक्रो और माइक्रो। देखिए, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक ये वर्ड है ना जो मैक्रो, MACRO, जो वर्ड है मैक्रो, इसका मतलब ही होता है बड़ा। देखिए, MACRO इसका मतलब ही होता है बड़ा, और माइक्रो, MICRO इसका मतलब होता है छोटा। जैसे कि आपने कंप्यूटर्स में भी पढ़ा होगा, माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर। तो मैक्रो का मतलब हमेशा बड़ा होता है, माइक्रो का छोटा। तो मैक्रो मतलब 1 ग्राम से ज़्यादा और माइक्रो मतलब 1 ग्राम से कम, ठीक है।
देखिए ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, आयरन की कमी हो गई, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो गई, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है, एक तरीके से मिनरल्स हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इसको याद करने का एक तरीका देखिए, एनपीके एक खाद आती थी पहले, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जिसमें होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। अगर आप इनको याद भी करना चाहते हैं तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। देखो माइक्रो में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 2 लेटर्स हैं, Fe, Mn, Cu, Zn, BCl और BO। एक बोरोन को छोड़ के सभी डबल लेटर से हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन तो सब में होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। बाकी इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, आप याद कर सकते हैं। और याद करना भी ज़रूरी नहीं है, नहीं पूछा जाता इतना, बट आपको मोटे मोटे तौर पे ये पता होना चाहिए कि मैक्रो कौन से होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए हमारे शरीर को। जैसे कि देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों का गठन करने में काम आता है, और फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, कैल्शियम उसमें भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो कैल्शियम हमें किस पे चाहिए, बड़े स्तर पे चाहिए, मतलब मैक्रो एलिमेंट्स है ये, एक तरह से मैक्रो एलिमेंट्स है। आयोडीन, आयोडीन हमारी जो थायरोक्सिन एक ग्लैंड होती है उसका प्रमुख घटक है। अगर ये नहीं होगा तो हमें कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, गोइटर जो कि आयोडीन की कमी से होती है, और कैटेनिज्म भी आयोडीन की वजह से होती है। आयरन, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का घटक है, खून की कमी बताता है, और एनीमिया इसी की वजह से होता है अगर ये इसकी कमी है तो। फॉस्फोरस हमारी दांतों की हड्डियों के लिए, डीएनए, आरएनए और एटीपी इन सब के लिए काम आता है। सोडियम लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए काम आता है, हमारे नर्वस फंक्शनिंग के लिए काम आता है। और सोडियम नॉर्मली NaCl जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है ना, हम डेली यूज़ में खाते हैं, उसमें भी होता है। देखिए न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अभी माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स में, ऐसे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फिर से मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें जो हम खाते पीते हैं, जैसे पानी, हमारे शरीर का 70 to 75% पानी ही होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। विटामिन और मिनरल्स थोड़ी सी मात्रा में होंगे तो भी चलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स भी 2 भागों में बटे हुए होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलित आहार। वह आहार जिसमें सभी खाद्य समूहों व पोषक तत्वों का शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा व अनुपात में समावेश हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब कि हर एक चीज़, अगर हम एक दिन में एक डाइट ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबकी जो मात्रा है वो जितने हमारे शरीर को चाहिए उसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कुपोषण, अभी हमने पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, कुपोषण एक तरह से एक बीमारी ही मानी जाती है। बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक उसके कुपोषण से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि एक मरा हुआ पौधा उचित देखभाल, पोषण जैसे मिट्टी, पानी, ताज़ा हवा और धूप के बिना हरे भरे पेड़ में विकसित नहीं हो सकता। देखिए सिंपल शब्दों में बताऊं तो जैसे एक पेड़ है, उसको आप पानी नहीं दोगे, सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ेंगी तो वो हरा भरा नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चा, अगर उसे सारे पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलेंगे तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अभी, क्वाशिरकोर और मैरेस्मस, ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो 2 साल तक के बच्चे को प्रभावित करती है, तो उनमें कुपोषण ज़्यादा देखा जाता है। सरकार इन पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जैसे कि इसके लक्षण होते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, इसके पीछे कारण हो सकता है बार बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार वजन ना बढ़ना, लंबाई में कमी होना, हमेशा सुस्त और चिड़चिड़ा रहना, शिशु के विकास चरणों में देरी करना, ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। ये कुपोषण 2 तरह का होता है, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब आपके पास पैसे की कमी है, आप कुछ खा पी नहीं पाए, तो देखिए प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। ओवर न्यूट्रिशन मतलब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी को हिंदी में बोलते हैं मोटापा, ठीक है, मोटापा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ना तो कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है ना कोई कम अच्छी होती है, ठीक है। अति हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो अंडर न्यूट्रिशन हो गए तो भी गलत है, ओवर न्यूट्रिशन हो गए तो भी गलत है, इसलिए हमें हमेशा बैलेंस रहना चाहिए।
कैसे बैलेंस रहना चाहिए? ऐसे नॉर्मल वेट में। अगर आपका वेट कम है आपकी एज के अकॉर्डिंग तो आप मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन में हो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता जाएगा, आपको बीमारियां जल्दी कैच करेंगी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी हो गई है, तो आपको और बीमारियां बहुत होंगी, जैसे कि थायराइड हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब कुपोषण की बीमारियों से लड़ने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया जिसका नाम था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, NNM जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये 2018 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण, एनीमिया को कम करना था। राष्ट्रीय पोषण मिशन की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत की गई थी। इस रणनीति का उद्देश्य 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाना था। तो इसमें आपके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट बनता है कि ये कौन से साल में आया? 2018 में आया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? कुपोषण मुक्त भारत। और कब तक है इसका ये लक्ष्य? 2022 तक। तो इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, फुल फॉर्म नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। 2018 में आया, 2022 तक इसे कंप्लीट करना है। इसकी थीम क्या है? कुपोषण मुक्त भारत। ठीक है, एक और प्रोग्राम आया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पहले इसको EPI नाम से जाना जाता था, मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, हिंदी में टीकाकरण का विस्तृत कार्यक्रम, मतलब टीकाकरण जो होता है उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना। ये सबसे पहले 1978 में आया था, 1978 में आया था। ठीक है, इस कार्यक्रम ने 1985 में गति पकड़ी, मतलब थोड़ा अच्छे स्तर पे काम करने लगा, तेज करने लगा। ठीक है, 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए इसने अलग अलग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए कई फेज चलाए। ठीक है, और 90 तक ये आमतौर पर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया था। करंटली अभी के समय में ये किसके अंडर आता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। 2005 से, सिंस 2005 से किसके अंडर आ रहा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। ठीक है, और अपने अंडर ये कौन कौन सी बीमारियों को कवर करता है? डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, बचपन तपेबिक, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और दस्त मतलब डायरिया। तो इन सब बीमारियों को ये अपने अंडर कवर करता है, मतलब इन सब के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए ये इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंगनवाड़ी में ही ये इम्यूनाइजेशन बच्चों को दी जाती है और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र ही इनकी देख रेख के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी इम्यूनाइजेशन बच्चे को दी जाएगी। तो सबसे पहले BCG की फुल फॉर्म मैंने आगे दी हुई है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो BCG किसके लिए दी जाती है? पहली बात तो TB के लिए, जो कि एक क्षय रोग होता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। और ये जो बीमारियाँ, ये जो पहले हम इंजेक्शन पढ़ेंगे इन्फेंट्स में पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल नवजात शिशु में। ठीक है, ये जो PCG का टीका है ये बर्थ में लगाया जाता है, पैदा होते ही, एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से पहले जितनी जल्दी हो सके, एज अर्ली एज, ठीक है, उतनी जल्दी ये टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा इंजेक्शन है, देखो इसके आगे लिखा हुआ है बर्थ डोज। बर्थ डोज का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर, बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर ही कुछ इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, ये उनमें से एक है। ठीक है, OPV की फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये तो आप सबको ही पता होगी, घर घर पिलाने आते हैं। तो ओरली जो पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, मतलब माउथ से जो पिलाई जाती है 2 बूंद जिंदगी की, उसे कब पिलाया जाता है? बर्थ पे, या फिर जितने जल्दी हो सके 15 दिन के अंदर पिला दो, नहीं तो मोस्टली ये भी 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी के साथ पिला दी जाती है। ठीक है, OPV के और डोज भी होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया 15 दिन में, सेकेंड 6 वीक में, फिर 10 वीक में और फिर 14 वीक में ये पिलाई जाती हैं। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसकी फुल फॉर्म होती है, ये 14वें हफ्ते में लगती है। ठीक है, DPT की फुल फॉर्म है डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, आगे मैंने मेंशन करी है। ठीक है, इसका बूस्टर लगता है 5 से 6 साल का बच्चा होने पर, ये इसका सेकंड बूस्टर है। ठीक है, इसका फर्स्ट बूस्टर इससे पहले लगता है, वो शायद अगली स्लाइड में गलती से मैंने पहले सेकंड लिख दिया, बाद में फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए DPT फर्स्ट बूस्टर। ठीक है, ये 16 से 24 महीने का जब बच्चा होगा उसे लगाई जाएगी। और सेकंड वाला कब था? 5 to 6 ईयर। फर्स्ट वाला 16 से 24 महीने का जब बच्चा होगा, मतलब 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होगा, 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होगा उसको लगाया जाएगा DPT फर्स्ट बूस्टर
ठीक है। OPV बूस्टर 16 से 24 महीने और मीजल्स का भी 16 से 24 महीने। देखिए मीजल्स का सेकेंड जो डोज है, मीजल का फर्स्ट डोज यहाँ पर है जो कि 9th कंप्लीटेड मंथ में 9 से 12वें महीने के बीच में पहला लगाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा 16 से 24 महीने तक, ठीक है। थर्ड है रोटा वायरस वैक्सीन जो कि छठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14 हफ्ते, ठीक है। देखिए 3 वैक्सीन है, कौन कौन सी? रोटा, एक सेकेंड मैं इन सबको हटा देती हूँ तो अच्छे से दिखाई देगा आपको। एक है रोटा, ठीक है, एक थी OPV और एक है पेंटा। ये सबका अगर आपने टाइमिंग देखा होगा तो कब कब दी जा रही है? सेम छठे, 10वें और 14वें महीने में, ठीक है, छठे, 10वें और 14वें महीने में। तो याद करने के लिए आसान हो जाएगा, 6, 10th और 14th वीक में। ये देखिए OPV 6, 10th और 14th वीक में। सेम पेंटावेलेंट कब दी जा रही है? 6, 10th और 14th वीक। रोटा वायरस भी 6, 10th और 14th वीक, ठीक है। और सेम यहाँ पर ये तीनों जो वैक्सीन हैं, DPT का फर्स्ट बूस्टर, OPV का बूस्टर और मीजल्स, तीनों ही 16 to 24 मंथ्स, 1.5 से 2 साल के बच्चे को दी जाती है। और विटामिन ए की जो डोजेज हैं वो टाइम टाइम पे बहुत बार दी जाती है, कम से कम 9 to 10 डोजेज इसकी दी जाती हैं। सॉरी मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा था। देखिए विटामिन ए सबसे पहले दिया गया 9 मंथ्स का था जब बेबी, ठीक है, वो भी मीजल्स के साथ। देखिए ये दोनों इकट्ठे दिए गए हैं, मीजल्स और विटामिन ए का फर्स्ट डोज 9 मंथ्स पे दिया गया है। सेकेंड डोज भी इनका इकट्ठा ही है 16 मंथ्स, ठीक है, विद DPT OPV बूस्टर। अभी हमने पढ़ा कि OPV बूस्टर कब दिया जाता है, ठीक है, और DPT भी 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 15 ईयर्स। और ये डोज हर 6 महीने में देना चाहिए, कब तक? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, विटामिन ए का, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये वही सब है हिंदी में, BCG बैसिलस कैलामेलेट गुरिन, ठीक है, क्षय रोग के लिए, OPV पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस के लिए, DPT डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, डिप्थेरिया काली खांसी और टिटनेस के लिए, पेंटावेलेंट टीका और खसरा TT टिटनेस के लिए, ठीक है। ये इनका टाइम दे रखा है कि कब कब इनको लगवा सकते हैं, 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में। आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं ऐसे जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें कि वीटा का मतलब है लाइफ, एमाइन का मतलब होता है जीवन, ठीक है। तो ये लाइफ के लिए जो आवश्यक है, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो, हमने पढ़ा था ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, बट ज़रूरत होती है। अगर हम इसको नहीं लेंगे हमें तो तरह तरह के रोग हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। विटामिन का नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन का अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन तो है ही, और लॉजी को पीछे लगा दो तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की पढ़ाई को लॉजी कहते हैं, तो विटामिनोलॉजी, ठीक है। विटामिन लघु पोषक तत्व है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैविक नियंत्रक है, मतलब हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसका ध्यान रखता है। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है, हमारी हेल्थ का ध्यान रखता है, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं, हमारी बॉडी का निर्माण नहीं करते हैं, बस हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं उसका ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमें जो विटामिन ज्ञात हुआ था वो था विटामिन C, ठीक है। और सर्वप्रथम आश्रित तथा निष्कर्षित विटामिन जो सबसे ज़्यादा डिटेल में जो पाया गया वो विटामिन B था, बट सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो विटामिन C था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारे जो 6 तरह के विटामिन होते हैं उनको याद करने के लिए उनके रासायनिक नेम होते हैं, ठीक है, उनके कार्बनिक नेम होते हैं, बायोलॉजिकल नेम होते हैं। उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी, जैसे कि आप इसको एक से लाइन में लिख दोगे, रथ एक टॉफ़ी, तो र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। ABCDE के इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाया है और रथ एक टॉफ़ी से इनके नाम को हमने याद किया है। देखिए जो विटामिन्स होते हैं वो कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, और कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं जो हमारी वसा में घुल सकते हैं। विटामिन सॉल्युबल B और C होते हैं। देखिए B ग्रुप लिखा हुआ है क्योंकि विटामिन B बहुत सारे होते हैं, ओनली B नहीं होता, B कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है।
फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, इसको आपको याद करने का तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कीड़ा, ठीक है, फैट का कीड़ा, तो ए, डी, ई, के, ठीक है, ये चारों फैट सॉल्युबल और बाकी दोनों वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इन सब से होने वाली बीमारी, आपको इन सब के बारे में पहली बात तो इतनी डिटेल से नहीं पढ़ना, आपके एग्जाम में जितना आएगा वो मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगी। आपको जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वो इस स्लाइड में दे रखा है। विटामिन ए से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हमें रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विटामिन B1 से हमें बेरी डिसीज होती है, B2 से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, B3 से प्लेगेरा, B5 से पैरेंथेसिया, B6 से एनीमिया होता है, B7 से डर्मेटिसिस होता है, B9 और B12 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये भी एनीमिया का एक टाइप है बट इसका नाम अलग है। विटामिन C से स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, दांतों में जो सूजन हो जाती है ना, वो होती है। विटामिन D से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमैलेशिया होता है, हड्डियों का रोग। ठीक है, विटामिन E लेस फर्टिलिटी हो जाती है हमारी, और विटामिन K नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स, जो रक्त का थक्का बनता है ना, उसमें उसको ना बनने में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे डिसीज और रोग के बारे में। स्टडी ऑफ डिसीज, जो डिसीज की जो पढ़ाई होती है, रोग का जो अध्ययन होता है, उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में। डिसीजेज होने के बहुत सारे टाइप है, बैक्टीरिया से भी हो जाती है, ठीक है, वायरस से भी हो जाती है और फंजाई से भी हो जाती है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके होने के, मतलब इसके कैरियर होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज़, इसको क्षय रोग भी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है, ये कौन से नाम के बैक्टीरिया से होते हैं? माइकोबैक्टीरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नाम ही याद कर लिया तो आप ये भूलेंगे ही नहीं कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, क्योंकि इसके नाम में ही बैक्टीरिया आ रहे हैं ना, बैक्टीरियम। तो ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते कि माइकोबैक्टीरियम। कॉजेज इन्फेक्शन इन लंग्स, ये कहाँ, इसका जो संक्रमण होता है वो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। इसके लिए जो इंजेक्शन होता है वो BCG होता है। अभी आपने पढ़ा था ना कि BCG बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, तो BCG की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलेमेट ग्यूरेन वैक्सीन। ये टीबी के लिए लगाया जाता है। टीबी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है डॉट्स, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये एक छोटा कोर्स है 6 महीने का, जो कि टीबी के रोगियों को ड्रग सप्लाई करता है, मतलब फ्री में दवाइयाँ देता है 6 महीने तक। ठीक है, टीबी डे बनाया जाता है इसी के सहारे। आप याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है कि टीबी डे हमारा 24 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया मेनली 2 से 5 साल तक के बच्चों को होता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो हमारी श्वसन तंत्र होता है, जो हम जहाँ से सांस लेते हैं, वहाँ पे सांस लेने में मुश्किल पैदा करता है। ठीक है, बच्चों को उनके जन्म के पहले 6 हफ्ते के भीतर इम्यूनाइजेशन दिया जाता है डिफ्थेरिया का। अभी हमने पढ़ा था ना DPT, उस DPT में जो D था वो डिफ्थेरिया ही था। ठीक है, तो 6 हफ्ते के बच्चे को पहले ही दे दिया जाता है। देखिए डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ये डिफ्थेरिया हो गया, ये पर्ट्यूसिस है नीचे, काली खांसी। वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है इसका नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो इसके नाम में पर्ट्यूसिस आ गया, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, DPT। ठीक है, इसके लिए भी DPT यूज़ होती है, इसके लिए भी DPT यूज़ होती है। और किसके लिए यूज़ होगी? टिटनेस के लिए। ठीक है, टिटनेस तो आप सबने सुना होगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगता रहता है जब कोई आयरन वाली चीज़ जिसमें जंग लगा हो या वैसे भी आपके हाथ पे लग जाए तो। ठीक है, तो इन दोनों के बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी हैं। देखिए वूपिंग कफ का बैक्टीरिया होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, बोर्डेटेला, टेला में टेल आ रहा है, TELL। तो मैं आपको बता देती, टेल मतलब बता देती, बट मेरे को खांसी हो रही है। ठीक है, कौन सी खांसी हो रही है? पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम और इंजेक्शन भी पर्ट्यूसिस लगता है। इसकी जो वैक्सीन है DPT है, और इसको एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है। वो नाम क्या है? 100 डे कफ, मतलब 100 दिन की खांसी बोला जाता है वूपिंग कफ को, काली खांसी को। ये देखिए टिटनेस आ गया, इसके लिए भी सेम DPT, और एक और इंजेक्शन है ATS, एंटी टिटनेस सिरम। ये दोनों इसके लिए दिए जाते हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटने। अगर आपने ये नाम भी याद कर लिया तो भी देखिए इसमें टिटने आ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं इजिली कि ये टिटनेस होता है। इसका एक दूसरा नाम है लॉकजो। ठीक है, ये इंजर्ड सरफेस, मतलब घायल सतह के माध्यम से फैलता है, और कौन से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड में जो बैक्टीरिया है उसका नाम है सैलेनमोना
टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। इसके नाम में भी टाइफी आ रहा है, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इन सब के बैक्टीरिया कौन सा है वो याद कर ले, तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, दूसरा अगर इसका नाम पूछ लिया जाता है साइंटिफिक नेम तो वो भी आपको याद रहेगा। ये कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। इसके सिम्टम क्या है? तेज बुखार, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, पेट में डिसऑर्डर होना इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है अतिसार, जिसको डायरिया भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि आप बार बार मल त्याग करें, मतलब बार बार वॉशरूम जाएं, जिसमें कि जो आपका मल है वो बहुत पतला हो, ठीक है, पतले दस्त हो, आपको जल का भाग ज़्यादा उसमें, ठीक है, और वो थोड़े थोड़े समय के अंतर में हो, मतलब आप अभी गए थे फिर 20 मिनट्स में जा रहे हैं, फिर 30 मिनट्स में जा रहे हैं, ठीक है, उसे डायरिया बोला जाता है। और ये किससे फैलता है? दूषित पानी और भोजन के माध्यम से ये फैलता है, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित, इंग्लिश की वोकैब में काम आएगा, याद कर लीजिए। कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित। नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती एक बीमारी होती है बिल्कुल, जिसका नाम होता है कोलेरा, जिसे कि बोला जाता है हेजा, ठीक है। ये एक एशियाई महामारी के रूप में उत्पन्न हुई थी। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है विब्रियो कोमा, ठीक है। वाइब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होती हैं, जीवाणु द्वारा दूषित भोजन, देखिए ये भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हो रही है और वो भी उसी से हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया। संक्रामक निमोनिया से पीड़ित लोगों के अक्सर बलगम होती है, बुखार होता है, कपकपी वाली ठंड चढ़ती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, छाती में दर्द होता है। ये सारे सिम्टम किसके होते हैं? निमोनिया। और ये बहुत ज़्यादा है कि बच्चों में पाया जाता है। निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होती है और इन दोनों के लक्षण भी सेम होते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि निमोनिया किससे होता है तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है निमोनिया, ठीक है। देखिए ये सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। हमने अभी पढ़ा टाइफाइड, लेप्रोसी, प्लेग्यू, टिटनस, सारे नहीं पढ़े हमने क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट थे वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? बैक्टीरियल डिसीज़ हैं ये। नेक्स्ट ये देखिए वायरस डिसीज़ है। विषाणु, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु जनित रोग, ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे, RPMT, ठीक है, RPMT, जैसे कि PMT एक डॉक्टर्स का एग्जाम होता है ना, तो RPMT मतलब राजस्थान का PMT, ठीक है। एंड IBPS एक बैंकिंग एग्जाम है कि CD और DVD होती है ना, वो वायरस की दुकान पर मिलती है, ठीक है। RPMT और IBPS की जो CD है वो किसकी शॉप पर मिलती है? वायरस की, ठीक है। तो देखिए RPMT, R से होता है रेबिस, P से पीलिया, M से मिजल्स, T से ट्रैकोमा और एंड से एड्स, ठीक है। आपको पता होगा ट्रैकोमा एक आंखों की बीमारी है, आइस की, ठीक है। मीजल्स एक स्किन इन्फेक्शन है एक तरह से। एड्स बताइए किससे होता है? HIV से। ये सब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको और डिटेल में करा दूंगी, ये आपके याद करने के लिए है कि कौन सी बीमारी किससे होती है, ठीक है। अब IBPS से इनफ्लू, B से बर्ड फ्लू, P से पोलियो और S से स्वाइन फ्लू, ठीक है। C से चेचक और D से डेंगू का बुखार, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वायरस में क्रिएट रेड स्कैन, ये ट्रिक है। और ये सारे इनके कॉजिंग वायरसेस दे रखे, जैसे कि हमने अभी बैक्टीरियाज पढ़े थे कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा होता है, ऐसे इनके वायरस दे रखे हैं। मम्स होता है, मम्स वायरस से, तो ये तो बहुत ईजी है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। देखिए ये वर्ड है ना जो राइनो, इसमें राइनो का मतलब नोज होता है, जो ये राइनो लिखा हुआ है RHINO, राइनो का मतलब नोज होता है। अब किसी नोज वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वहाँ पर राइनो बाहर लिखा होगा, ठीक है। नो अकेला राइनो नहीं, राइनो डॉक्टर के नाम से पहले या फिर किसी लंबे से वर्ड में लिखा होगा, ठीक है, राइनोसिस टाइप से। तो राइनो का मतलब नोज होता है। कॉमन कोल्ड किस में लगती है? नोज में, तो राइनो वायरस। रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। डेंगू फीवर डेंगू वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है और स्मॉल पॉक्स वेरियोला से होता है, ठीक है। एड्स हमें पता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो वो डिसीजेज हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, जैसे कि इसकी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, मतलब पापा से होता है पायरिया, जिसे गिंगिविटिस भी बोला जाता है। का से काला अजर, म से मलेरिया, P से पैचिस, सो से सोने की बीमारी मतलब स्लीपिंग सिकनेस। ये सारी वो बीमारियां हैं जो हमें किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होती हैं।
नेक्स्ट है फंजाई, कवक के कारण होने वाली बीमारियां। ठीक है, गंजा दामाद फ्रूट खाए। ठीक है, तो गंजा से मतलब बाल्डनेस, जिसके बाल उड़ जाते हैं, गंजापन। दामा से दमा, अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम। द से दाद मतलब रिंग वर्म, वो दाद खाज खुजली होता है ना, वही। ठीक है, खाए से भी खाज, और फ्रूट से हाथी पाँव मतलब एक एथलीट फुट एक बीमारी होती है, वो फंजाई से होती है। तो ये सारी बीमारियाँ किससे होती हैं? फंजाई से। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के क्वेश्चन हैं 100 से 200 वो मैं कवर कराऊंगी। और ये जो बीमारियां हैं जिनके मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, जैसे कि एथलीट फुट हो गया, रिंगवर्म हो गया, अस्थमा हो गया, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछी गई हो, बट जहाँ जहाँ जो बीमारी या फिर जिस चीज़ के बारे में आएगा, जैसे कि ब्लड के बारे में पूछ लिया, RBC WBC, तो मैं उसी क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर करा दूंगी। क्योंकि अगर ऐसे इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी तो बायो बहुत लंबा टॉपिक है, तो आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्योंकि आपके क्वेश्चन अगर वहाँ से आएंगे तो मैं उसी क्वेश्चन के साथ आपको वहीं वो कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।